हेलो क्लास। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू टेक्निक्स के बारे में जिसका नाम है ब्रेंड विड्थ। ठीक है, तो ब्रेंड विड्थ एक कह सकते हैं कोल्ड फुल इमर्सन हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स है, जिसमें जो पेशेंट रहता है पेशेंट को कंप्लीटली केवल हेड को छोड़ के पूरी बॉडी को इमर्ज किया जाता है कोल्ड वाटर में। ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। तो जो ये टेक्निक्स एक साइंटिस्ट थे डॉक्टर अर्नेस्ट ब्रांड, जो कि जर्मनी के फिजिशियंस थे। उन्होंने ही 19th सेंचुरी में इसे डेवलप किया था। तो इसका मेनली अगर पर्पज़ की बात की जाए तो इसका पर्पज़ मेनली क्या रहता था, तो जो हाई फीवर या हाइपर पायरेक्सिया की कंडीशन जिनको होती थी उनको सेफली उस हाइपर पायरेक्सिया को रिड्यूस करना। मेनली जैसे किसी के टाइफाइड फीवर की कंडीशन है तो टाइफाइड के फीवर के पेशेंट में वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस या 40 से 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, तो उस समय फीवर को मैनेजमेंट करने के लिए, फीवर को मैनेज करने के लिए ये जो फिजिकल थेरेपी होती थी सबसे बेस्ट थेरेपी मानी जाती थी। तो चलिए आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। ब्रेंड विड्थ, जिसको ब्रेंड विड्थ का बात भी कहा जाता है, इट इज ए कोल्ड फुल इमर्सन हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स डेवलप्ड बाय डॉक्टर अर्नेस्ट ब्रांड इन 19th सेंचुरी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाई फीवर, हाइपर पायरेक्सिया जिसको कहते हैं, स्पेशली इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। तो ऐसे पेशेंट जिसके बारे में मैंने बताया, ऐसे पेशेंट जिनको टाइफाइड फीवर होता था, क्योंकि टाइफाइड फीवर में जो बॉडी का टेम्परेचर होता था बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता था। तो उस समय जो फीवर होता था उस फीवर को, उस बॉडी के टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए इस टेक्निक्स का डॉक्टर अर्नेस्ट ब्रांड ने सबसे पहले यूज किया था, जो कि एक जर्मन फिजिशियन थे। उन्होंने इसको सबसे पहले डेवलप किया था। ठीक है, नेक्स्ट, बिफोर द डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड मॉडर्न एंटीपायरेटिक ड्रग्स, ब्रेंड bath was considered one of the most effective methods for controlling dangerously high fever temperature, body temperature। तो कह सकते हैं जब तक एंटीबायोटिक की डिस्कवरी नहीं हुई थी, एंटीबायोटिक और जो मॉडर्न जितनी भी एंटीपायरेटिक ड्रग्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, आइबुप्रोफेन, जब ये कह सकते नहीं थी, तो उस कंडीशन में जो डॉक्टर्स थे इनके पास हाई फीवर को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही कह सकते हैं लिमिटेड विकल्प थे। तो इसीलिए ब्रेंड बाथ जो था वो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड माना जाता था बॉडी से एक्सेसिव हीट को निकालने के लिए। ठीक है, और वहाँ पे जो हाई टेम्परेचर था उसको कंट्रोल करने के लिए, तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती थी। तो इस ट्रीटमेंट से क्या होता था, जो ये ट्रीटमेंट देते थे, बैंड देते थे, इससे जो पेशेंट थे पेशेंट में फीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे रिड्यूस हो जाते थे। जब फीवर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस रिड्यूस होती थी और वहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट थी उसको भी बहुत ज़्यादा कम देखा गया। नेक्स्ट है, इट इज़ वेस्ड ऑन थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस ऑफ कोल्ड वाटर टू रिमूव एक्सेस बॉडी हीट एंड रीस्टोर नॉर्मल फिजिकल फंक्शंस। तो जो ब्रेंड विड्थ थी इसका मेनली कह सकते हैं वेस्ट किस पे वेस्ट थी, तो ये थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड वाटर, जो कोल्ड वाटर था, कोल्ड वाटर का यूज करके वहाँ पे हम उसको इस टेक्निक्स का यूज़ करते थे। ठीक है, तो कोल्ड वाटर से क्या होता था, जो बॉडी से एक्सेसिव हीट होती थी वो कंडक्शन और जो कन्वेक्शन मेथड होते हैं उनके थ्रू वहाँ पे बॉडी से रिमूव होती थी। तो जब बॉडी का टेम्परेचर कम होने लगेगा तब क्या होगा, वहाँ पे जो हार्ट पर वर्कलोड होगा, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होगी वो भी नॉर्मल हो जाएगी, ब्रेन की जो थर्मो रेगुलेटरी एक्टिविटी होगी वो भी स्टेबलाइज हो जाएगी, और वहाँ पे जो बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होती हैं वो धीरे धीरे रिस्टोर हो जाएंगे या नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ठीक है, ऑल्दो इट्स रूटीन यूज हैज़ डिक्लाइन द मॉडर्न मेडिसिन, it remains at important hydrotherapy techniques in BNY's naturopathy and history of medicines। तो मोस्टली देखा जाए तो आजकल के समय में क्या होता है, जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, एंटीपायरेटिक मेडिसिन्स होती हैं, तो वो ज़्यादा कह सकते हैं लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे
मिलती हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो ब्रांड बाथ होता था इसका यूज कह सकते हैं क्लिनिकली यूज बहुत ही रिड्यूस हो गया है। फिर भी लेकिन जो BNY या नेचुरोपैथी हो गया या जो हाइड्रोथेरेपी एजुकेशन होती है या फिर वहाँ पे जो होता है इसके बारे में वहाँ पे बताया जाता है। हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन्स में भी इसका मेनली इसका यूज बताया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो कंट्रोल्ड कोल्ड थेरेपी टेक्निक्स होती है उसका एक क्लासिकल एग्जाम्पल्स होता है। ठीक है, तो मेनली ये नेचुरोपैथी के थ्रू अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पे ब्रांड जो बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे ब्रांड बाथ का हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं डेफिनीशन की। तो ब्रांड बाथ इज अ थेरेप्यूटिक कोल्ड फुल बॉडी इमर्सन बाथ, ठीक है, in which the patient is immersed in cold water maintained between 18 degrees Celsius and 21 degrees Celsius for a prescribed period under continuation supervision। तो बात करते हैं मेनली यहाँ पे जो ब्रांड बाथ होगा ये कैसी है, एक थेरेप्यूटिक कोल्ड फुल बॉडी इमर्सन बाथ टेक्निक्स है। इसमें क्या करते हैं, जो पेशेंट रहता है पेशेंट की पूरी बॉडी को हम इमर्ज करते हैं एक्सेप्ट जो हमारा हेड रीजन रहता है उसको छोड़ के जितनी भी पूरी बॉडी होगी उसको हम कोल्ड वाटर में इमर्ज करते हैं। इसमें अगर पेशेंट को जो टेम्परेचर रहेगा कोल्ड वाटर का वो कितना रहता है 18 से 21 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर वहाँ पे एक फिक्स किया जाता है। और जो पूरा ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट के दौरान वहाँ पे जो ट्रेंड थेरेपिस्ट होगा या डॉक्टर्स होगा उसको वो पेशेंट की जो मॉनिटरिंग होगी कंटिन्यू करता रहता है, जिससे कि वहाँ पे कोई एडवर्स रिएक्शन ना काज हो। ठीक है, जो कंटिन्यूस सुपरविजन रहेगा वो मेनली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे कोल्ड वाटर लिया जा रहा है, तो वहाँ पे ऐसा ना हो वहाँ पे फ्रोस्ट बाइट जैसी कंडीशन डेवलप होने लगे वहाँ पे। इस कारण से वहाँ पे पेशेंट के सुपरविजन के लिए थेरेपिस्ट वहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है द ट्रीटमेंट इज डिजाइंड टू रिड्यूसेस एक्सेसिव बॉडी टेम्परेचर, इम्प्रूव सर्कुलेशन, डिक्रीजेज मेटाबॉलिक स्ट्रेस एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस एसोसिएटेड विद प्रोलॉन्ग्ड हाई फीवर। तो जो ब्रांड बाथ होगा इसका मेनली ऑब्जेक्टिव्स क्या रहता है, तो एक्सेसिव जो बॉडी टेम्परेचर रहता है उसको रिड्यूस करना हो गया। इसके अलावा पेरीफेरल और सिस्टमिक सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना। हाई फीवर जो रहता है, हाई फीवर होने के कारण क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो इंक्रीज हो जाती है, तो उसको रिड्यूस करना मेटाबॉलिक, जिससे क्या होगा जो मेटाबॉलिक स्ट्रेस होगी वो भी रिड्यूस होगी। और वहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड फीवर की कंडीशन होती है, तो प्रोलॉन्ग्ड फीवर से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसको रिड्यूस करना। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है जैसे डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिल्यूरिज्म की कंडीशन हो गई, फेब्रिल हो गई, कन्वर्जन होने लगता है, जिससे आर्गन डैमेज होने के चांसेस वहाँ पे बढ़ जाते हैं। तो इन चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का। तो सबसे पहले डेवलप्ड बाय अर्नेस्ट ब्रांड जो ऑफ जर्मनी। तो जो ये हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स है इसको अगर प्रोड्यूस किसने किया था, इसको डेवलप किसने किया था, तो डॉक्टर अर्नेस्ट ब्रांड थे जो कि जर्मनी के रहने वाले थे और एक फिजिशियन थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, जो फीवर था फीवर को मैनेज करने के लिए वहाँ पे एक साइंटिफिक कोल्ड वाटर ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल तैयार किया और आगे चल के उसी को क्या नाम दिया गया, ब्रांड बाथ दिया गया, उन्हीं के नेम पे ही। ठीक है, नेक्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन 1861। तो जो ये टेक्निक्स थी इसको सबसे पहले 1861 में वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस में इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो फीवर को मैनेज करने के लिए कह सकते हैं इनिशियली साइंटिफिकली ये ऑर्गेनाइज्ड फिजिकल थेरेपी होती है। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइमरली यूज्ड फॉर मैनेजमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। तो मैंने पहले भी बताया कि जो ये टेक्निक्स होती मेनली किसके लिए डेवलप की गई थी, तो जो टाइफाइड फीवर के पेशेंट थे उनमें फीवर को कंटिन्यूस इंक्रीज रहता था, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, हाई फीवर को रिड्यूस करने के लिए वहाँ पे जो कोल्ड इमर्सन करके वहाँ पे बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करने के लिए इस टेक्निक का यूज़ किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कोल्ड इमर्सन करते हैं जिससे वहाँ पे जो बॉडी का टेम्परेचर होता है रिड्यूस हो जाता है और वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की प्रोबेबिलिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इसके अलावा बिकम अ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स बिफोर द अवेलेबिलिटी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स डेवलप होने से पहले
एंटीबायोटिक्स के आने से पहले कह सकते हैं जो हॉस्पिटल्स थे, हॉस्पिटल्स में ब्रेन बाथ फीवर मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट इसको माना जाता था। ठीक है, जो डॉक्टर्स थे वो रेगुलर इस टेक्निक्स का यूज करते थे और वहाँ पे जो सीवियर पेशेंट होते थे फीवर के, उसको सीवियर फीवर वाले पेशेंट को वहाँ पे रिलीफ मिलता था। नेक्स्ट है रिगार्डेड एज वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंटिफिक ऑर्गेनाइज्ड हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स फॉर फीवर मैनेजमेंट। तो फीवर मैनेजमेंट की अगर पहली साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड हाइड्रोथेरेपी टेक्निक्स कह सकते हैं मानी जाती थी, तो वो ब्रेंड ब्रीथ को मानते थे, ब्रेंड बाथ को मानते थे। इसमें जो वाटर टेम्परेचर था, ट्रीटमेंट ड्यूरेशन हो गया, फ्रैक्शन रबिंग हो गया, पेशेंट मॉनिटरिंग हो गया, ये सारे कह सकते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल पे बेस्ड थे। ठीक है, नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट कंट्रोल फिजिकल कूलिंग वुड साइंटिफिकली रिड्यूसेस मॉर्टेलिटी एसोसिएटेड विद हाइपरपायरेक्सिया। तो जो क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन से ये कह सकते हैं आइडेंटिफाई हो गया था कि जो कंट्रोल्ड फिजिकल कूलिंग है उसके थ्रू जो हाइपरपायरेक्सिया है, हाइपरपायरेक्सिया वाले पेशेंट्स की मॉर्टेलिटी रेट जो होती थी उसको हम कम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई काम जो फीवर रिड्यूस हो जाने के कारण, वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाने के कारण वहाँ पे जो कॉम्प्लिकेशंस होती थी, जैसे हार्ट हो गया, ब्रेन हो गया, जो अदर वाइटल ऑर्गन्स होते हैं वो प्रोटेक्ट हो जाते थे, उनमें कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ता था। ठीक है, जिससे जो सर्वाइवल रेट होती थी वो बढ़ जाती थी। अब बात करते हैं प्रिंसिपल की। तो ब्रेंड ब्रीथ वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंट्रोल्ड कोल्ड एप्लीकेशन एंड हीट ट्रांसफ़र। तो जो ब्रेंड बाथ होती है मेनली कंट्रोल्ड कोल्ड एप्लीकेशन और हीट ट्रांसफर्स के प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। मतलब जो बॉडी रहेगा, बॉडी को अचानक वहाँ पे एकदम से वहाँ पे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर वो अप्लाई नहीं करते हैं, बल्कि क्या करेंगे, जो कंट्रोल टेम्परेचर वाले कोल्ड वाटर होंगे उसके थ्रू वहाँ पे जो हीट रहेगी, बॉडी की हीट रहेगी, उसको धीरे धीरे वहाँ पे बाहर निकालने का काम करते हैं। इससे क्या होगा, वहाँ पे थेरेप्यूटिक कूलिंग वहाँ पे प्रोड्यूस होगी और वहाँ पे पेशेंट को भी कोई शॉक नहीं होगा। अगर वहाँ पे सडनली हम वहाँ पे कोल्ड वाटर अप्लाई कर देंगे, एकदम से लो टेम्परेचर वाला वाटर, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोल्ड वाटर अगर हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पेशेंट को एडवर्स कंडीशन वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन ह्यूमन बॉडी इज इमर्ज इन कोल्ड वाटर, हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वार्मर बॉडी टू द कोल्डर वाटर थ्रू कंडक्शन। तो जो बॉडी का टेम्परेचर होता था, जब हम ह्यूमन बॉडी को क्या करेंगे, इमर्ज करेंगे, पेशेंट की बॉडी को क्या करेंगे, कोल्ड वाटर में इमर्ज करेंगे, तो जो बॉडी की हीट होती थी धीरे धीरे वहाँ पे वाटर में धीरे धीरे ट्रांसफ़र होने लगती थी। किसके थ्रू, जो कंडक्शन प्रोसेस होता था, कंडक्शन के थ्रू वहाँ पे हीट डायरेक्ट वहाँ पे जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आता था, कोल्ड वाटर के कांटेक्ट में हीट ट्रांसफ़र होना वहाँ पे शुरू हो जाती थी। ठीक है, तो ये जो थी ये प्राइमरी हीट लॉस मैकेनिज्म होती थी यहाँ पे। सेकेंड था कन्वेक्शन। कंडक्शन के बाद कन्वेक्शन में भी जो हीट होता था मूविंग वाटर के थ्रू वहाँ पे ट्रांसफ़र होती थी। तो जो बॉडी के आसपास वहाँ पे वाटर होता था, लगातार वहाँ पे वार्म वाटर वहाँ पे रिमूव होता रहता था और उसकी जगह वहाँ पे कोल्ड वाटर होता था। ठीक है, मतलब वहाँ पे सर्कुलेशन मूवमेंट रहता था, जिसके कारण वहाँ पे बॉडी के आसपास जो वहाँ पे वो वाटर आता था, तो वहाँ पे जब वो हॉट हो जाता था वहाँ पे रिमूव होता रहता था। ठीक है, तो कंटिन्यूअस वहाँ पे मूवमेंट होने के कारण वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट वहाँ पे प्रोड्यूस होता था। नेक्स्ट है द रिडक्शन इन द बॉडी टेम्परेचर डिक्रीजेज मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव हीट एंड अकोमोलेशन। ठीक, तो कंटिन्यूअसली जब वहाँ पे बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस होगा तो इससे क्या होगा, रिड्यूस होगा बॉडी टेम्परेचर, रिड्यूस होगा तो मेटाबॉलिक रेट भी वहाँ पे रिड्यूस हो जाती थी। इससे जो ऑक्सीजन डिमांड होगी वो रिड्यूस होगी और वहाँ पे एनर्जी कंजप्शन भी रिड्यूस हो जाता था, जिससे जो बॉडी में एक्सेसिव हीट होती थी वहाँ पे दोबारा अकुमुलेट नहीं हो पाती थी। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन ड्यूरिंग द बाथ प्रमोट्स पेरीफेरल सर्कुलेशन एंड प्रिवेंट्स एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन।
तो बाद के जब बात दे रहे होते हैं साथ में थेरेपिस्ट क्या करता है, कंटिन्यूअस वहाँ पे फ्रैक्शन रबिंग करता है, जिससे क्या होगा, जो स्किन का सर्कुलेशन होता है वो इम्प्रूव हो जाएगा और वहाँ पे जो एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब कोल्ड वाटर होगा अगर ज़्यादा वहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगा तो उससे एक्सेसिव वेसो कंस्ट्रक्शन हो सकता है। तो रबिंग करता रहता है वहाँ पे थेरेपिस्ट, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो रबिंग करने से वहाँ पे जो सर्कुलेशन होता है वो इंक्रीज होता रहता है और वहाँ पे पेशेंट को कंफर्ट फील होता है। द ट्रीटमेंट हेल्प्स रीस्टोर थर्मल बैलेंस व्हाइल मेंटेनिंग नॉर्मल फिजिकल फ्रैक्शन। तो जो ब्रांड बाथ होता है इसका मेनली अगर पर्पस देखा जाए तो बॉडी के थर्मल बैलेंस को रीस्टोर करना रहता है। जब बॉडी टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल हो जाएगा तब सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन और जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी हैं या फिर जो हमारा नर्वस सिस्टम हो गया और जो उसका फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हो गए, हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो नॉर्मली वहाँ पे वर्क करने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं साइंटिफिक बेसिस पे। साइंटिफिक बेसिस पे द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर अगर देखा जाए ह्यूमन बीइंग का कितना रहता है, 37 डिग्री सेल्सियस का हो या फिर 98.6 फ़ारेनहाइट का हो। ठीक है, तो ये बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। तो ये टेम्परेचर जो रहेगा ये हाइपोथैलेमस के थ्रू कंट्रोल होता है, जो कि बॉडी का थर्मोरेगुलेटरी सेंटर है। जो हाइपोथैलेमस होता है ये क्या होता है, थर्मोरेगुलेटरी सेंटर होता है, ये बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है, अगर यदि बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे नॉर्मल रहेगा तो वहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी, जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होंगे वो नॉर्मल रहेंगे। अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होने लगेगा उससे क्या होगा, जो हमारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं वो भी अफेक्टेड होने लगते हैं। ठीक है, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेज अबव 39 to 40 डिग्री सेल्सियस द बॉडीज मेटाबॉलिक रेट्स इंक्रीजेज सिग्निफिकेंटली। तो अगर बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे 39 डिग्री सेल्सियस या 40 डिग्री सेल्सियस होगा या इससे ऊपर जाता है तो क्या होगा, वहाँ पे जो हमारी मेटाबॉलिक रेट होगी वो भी इंक्रीज होने लगती है। जब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होने लगेगी तो इससे क्या होगा, जो हमारी सेल्स होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे उनकी वर्किंग इफ़िशियंसी वो कह सकते हैं प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करने लगेंगी, जिससे जो एनर्जी की डिमांड होगी वो भी बढ़ जाएगी। और जब एनर्जी की डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे कह सकते हैं जो मेटाबॉलिक रेट होगी वो भी बढ़ जाएगी। फॉर एवरी 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीजेज द बॉडी टेम्परेचर मेटाबॉलिज्म इंक्रीजेज बाई अप्रॉक्सीमेटली 10 to 13%। तो जैसे जैसे हमारी बॉडी का टेम्परेचर वहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, अगर टेम्परेचर हमारी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होती है वो 10 to 13% इंक्रीज हो जाती है। मान लिया जैसे जो हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रहेगा 37 डिग्री सेल्सियस, तब तो नॉर्मल रहेगी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अगर मान लिया 37 से 38 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमारी जो मेटाबॉलिज्म होगी वो 10 से 13% बढ़ जाएगी। अगर 37 से 40 डिग्री सेल्सियस होगी तो फिर वहाँ पे 10 to 13% से कितनी बार इंक्रीज करेगी, 3 बार इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो 30 से 39 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे हमारी बॉडी का इंक्रीज हो जाएगा, मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब इतनी मेटाबॉलिक रेट हमारी बॉडी से इंक्रीज हो जाएगी बॉडी की, इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी होगी बॉडी पे फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस वहाँ पे बढ़ जाएगा। दिस रिजल्ट इन इंक्रीजेज ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, और जब हाई फीवर होगा तो वहाँ पे सेल्स को एनर्जी, जो सेल्स होंगी वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने लगेंगी और वहाँ पे ऑक्सीजन का कंजप्शन भी बढ़ जाएगा। इससे जो टिश्यू रहेंगे, टिश्यूज़ में ऑक्सीजन की डिमांड भी बढ़ेगी और हार्ट और लंग्स को जो वर्क होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ट को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड पंप करने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ब्लड पंप ज़्यादा से रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पे जो लंग्स रहेगा, लंग्स को वहाँ पे ऑक्सीजन की कंजप्शन भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इंक्रीज रेस्टलेस हार्ट रेट इंक्रीजेज, हार्ट रेट भी इंक्रीज कर जाएगी वहाँ पे। इंक्रीजेज हार्ट रेट का मतलब जो हमारी मेटाबॉलिक डिमांड जब बढ़ेगी तो वहाँ पे हार्ट को ब्लड पंप ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, इससे जो हार्ट रेट होगी वो भी
ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजेज रेस्पिरेटरी रेट, तो बॉडी में ऑक्सीजन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। जब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो वहाँ पे ब्रीदिंग भी फास्ट होगी। जो जब रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो वहाँ पे जो पेशेंट होगा वहाँ पे कह सकते हैं रैपिड ब्रीदिंग फील कर सकता है। इसके अलावा इंक्रीजेज एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हाई फीवर जब होगा उससे वहाँ पे जो कैलोरीज होंगी, ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न होंगी। जब कैलोरीज बर्न होंगी इससे पेशेंट जो रहेगा वो वीक हो जाएगा, वहाँ पे फटीग फील करेगा। ठीक है, इसके अलावा एक्सेलरेटेड प्रोटीन कैटाबॉलिज्म, तो वहाँ पे कह सकते हैं जब लॉन्ग टर्म के लिए फीवर वहाँ रहेगा तो वहाँ पे जो बॉडी की एनर्जी रहेगी, एनर्जी के लिए वहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन करने लगेंगी, क्योंकि जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो मसल्स वहाँ पे वीक होने लगेंगी, क्योंकि प्रोटीन क्या करेगी, कैटाबॉलिज्म काज करेगी और वहाँ पे जो हमारी मसल्स होंगी वो वीक हो जाएंगी। इसके अलावा डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब फीवर होगा तो फीवर में बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे स्वेटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, जब स्वेटिंग ज़्यादा होगी तो वहाँ पे जो बॉडी में वाटर होगा, वाटर का लॉस भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। और वहाँ पे ये यदि वाटर का लॉस हुआ तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट वहाँ पे नहीं हो पाएगा और वहाँ पे डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। ठीक है, डिहाइड्रेशन की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। इसके अलावा इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो टेम्परेचर जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा तो उससे हमारा जो ब्रेन होगा और जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो भी अफेक्टेड होता है। ठीक है, वहाँ भी स्ट्रेस पड़ने लगता है, जिससे वहाँ पे ड्रिलिज्म या फिर कन्फ्यूजन जैसी कंडीशन, कन्वर्जन जैसी कंडीशन वहाँ पे डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेंड बाथ रैपिडली रिमूव एक्सेस वाटर हीट देयर बाई इंटरप्टिंग दिस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो जो ब्रांड बाथ होती है, कोल्ड वाटर इमर्जन के थ्रू कह सकते हैं, वहाँ पे जो एक्सेसिव बॉडी हीट होती है उसको रिमूव करने लगता है, रैपिडली उसको रिमूव करने लगता है, क्योंकि कोल्ड वाटर है। इससे क्या होगा, जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी वहाँ पे धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। ठीक है, और वहाँ पे जो भी ये पैथोलॉजिकल सिम्टम्स हो गए, जितने भी पैथोलॉजिकल सिम्टम्स बताए वहाँ पे मतलब मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज होना, वहाँ पे फीवर के कारण मसल्स वेस्टिंग होना, ठीक है, वहाँ पे प्रोटीन का ब्रेकडाउन होना, ठीक है, तो ये सारी कंडीशंस वहाँ पे नहीं होती हैं। जब ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होंगी तो धीरे धीरे वहाँ पे कह सकते हैं जो फीवर रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी। तो जो ब्रांड बात होता है, ब्रांड बात फीवर रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको प्रिवेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर होगा, बॉडी के टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा। जब बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा तो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, इसका मेनली पर्पज़ क्या रहता है। ठीक है, तो मेनली इसके दो पर्पज़ रहते हैं, कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं, कुछ सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। ठीक है, तो हम आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, थैंक यू क्लास।